हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 86 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 87 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 86 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से। वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 87 नंबर का मॉडल पेपर। ये परीक्षा पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का ये पेपर है वो रहने वाला है। 70 प्रश्न जीके के होंगे, 15 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर के और 15 प्रश्न मैथ के होंगे और 20 प्रश्न है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित होंगे। जीके के 70 प्रश्न होंगे, उनमें से दोस्तों प्रश्नों का डिवाइडेशन है। जैसे कि राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, राजस्थान कला संस्कृति के 20 प्रश्न, राजस्थान पॉलिटी के 5 और भारतीय संविधान के 5 प्रश्न, राजस्थान करंट अफेयर के 5 प्रश्न, भारतीय करंट अफेयर के 5 प्रश्न, कंप्यूटर के और 5 प्रश्न सामान्य विज्ञान से संबंधित होंगे। इसी पैटर्न पर अपना ये आधारित मॉडल पेपर है। देखिए, सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? बताइए, राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? उसका नाम है दोस्तों मानसी वाकल सुरंग। कौन सी? मानसी वाकल सुरंग। कहां पर है दोस्तों ये मित्र? बताइए कहां पर है? तो दोस्तों ये उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। और कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये मानसी नदी पर है। और इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है उदयपुर को पेयजल उपलब्ध करवाना। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ कब अस्तित्व में आया? राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ कब अस्तित्व में आया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2008 को यह अस्तित्व में आया था। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 3 नंबर का प्रश्न है, टाका और खड़ीन प्रकार है। टाका और खड़ीन प्रकार है तो ये किसके प्रकार हैं? तो दोस्तों ये परंपरागत जल संरक्षण की संरचनाएं हैं। ये प्राय पश्चिमी राजस्थान में दोस्तों आपको ये टाका और खड़ीन है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, कथन एस और कारण आर दिया गया है। इसमें देखिए, पश्चिम के बालूका मैदान में उष्ण कटिबंधीय कंटीली वनस्पति मिलती है। पश्चिम के बालूका मैदान में उष्ण कटिबंधीय कंटीली वनस्पति मिलती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कारण आर देखिए, यहाँ कम वर्षा, अधिक दैनिक तापांतर, निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, मृदा में नमी का अभाव भी मिलता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर एस और आर है, ये दोनों के दोनों सही है और आर है वो एस की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची फर्स्ट में एक तरफ अरावली के क्षेत्र और भाग दे रखे हैं और दूसरी तरफ जिले दे रखे हैं। अपने को दोस्तों यहाँ पर सुमेलित करना है कि कौन से क्षेत्र में कौन सा जिला आता है। देखिए, उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र में कौन सा जिला आता है? तो दोस्तों ये इसके अंदर अलवर का जो जिला है, अलवर जिला है वो इसके अंतर्गत आता है, उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र में। और अरावली का जो मध्यवर्ती भाग है इसमें कौन सा जिला आता है? अरावली का मध्यवर्ती भाग में दोस्तों जयपुर जिला आता है। और बोराट क्षेत्र है वो किसको बोलते हैं? तो बोराट क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों, ये तो सभी को पता होगा, बोराट क्षेत्र ये बोलते हैं उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। और यानी कि बोराट क्षेत्र उदयपुर जिले में है और दक्षिणी अरावली है ये दोस्तों सिरोही में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या उत्तर हो जाएगा इसका? 3 2 1 4। 3 2 1 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 2 1 4। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अनास, एराव, अरन, एरन,
चाप, सोम, जाखम आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों सोम, जाखम, अनास, चाप, एरन, एराव ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये माही नदी की सहायक नदियां हैं मित्रों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ईसरदा बांध कहाँ बनाया जा रहा है? ईसरदा बांध कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये टोंक में बनाया जा रहा है ईसरदा बांध। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? नीचे दी गई सिंचाई परियोजना एवं उनसे संबंधित जिले का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जाखम परियोजना है, ये प्रतापगढ़ में है, बिल्कुल सही है। जवाई परियोजना है, ये कहाँ पर है? तो ये पाली में है, बिल्कुल सही है। कोठारी परियोजना ये भीलवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए काली सिंध परियोजना उदयपुर दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। काली सिंध परियोजना कहाँ पर है? तो दोस्तों ये झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, उदय सागर झील में प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील में प्रवाहित करने वाली नदी है तो वो है दोस्तों आयड़ नदी। कौन सी? आयड़ नदी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को क्या करना है? चयन करना है। मित्रों यहाँ पर आप देखिए शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर इन क्षेत्रों में दोस्तों शुष्क सागवान के वन मिलते हैं, बिल्कुल सही कथन है पहला नंबर का। तो अपने को कोट भाषा में उत्तर देना है दोस्तों, कौन सा सही है। देखिए आगे सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए माउंट आबू में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए इसमें पश्चिमी राजस्थान में वन मिश्रित पतझड़ वाले वन है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान में तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं, और ये जो मिश्रित पतझड़ वाले वन है ये दोस्तों पूर्वी राजस्थान में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें ये कथन है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3 है वो कथन सत्य है, तो यही अपने को बताना था। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? कौन सा बेमेल है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दे रखा है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। यहाँ पर देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये सवाई माधोपुर में है, तो इसका ये बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये अलवर में है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली गलत हो जाएगा, कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथोसोल्स। ये दोस्तों पर्वतीय मृदाएं हैं। क्या है? पर्वतीय मृदाएं हैं लिथोसोल्स। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पर्वतीय मृदाएं हैं लिथोसोल्स। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न है, थोंटवेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? बताइए दोस्तों, थोंटवेट के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग है वो DAW जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, फसल एवं उनकी उन्नत किस्मों को मिलाइए और कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फसल एवं उनकी उन्नत किस्मों को मिलाइए और कोट से सही उत्तर का अपने को यहाँ पर चयन करना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर अनाज की किस्म, अनाज का नाम दे रखा है, और सूची सेकंड में उनकी किस्में दे रखी है, अपने को सुमेलित करना है। देखिए यहाँ पे चावल की कौन सी किस्म है? दोस्तों चावल की मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर देखिए चावल की बाला, पूसा 221, बाला और पूसा 221 ये चावल की किस्में हैं। गेहूं की कौन सी किस्में हैं? तो दोस्तों गेहूं की राज 911 और सोनालिका, राज 911 और सोनालिका ये गेहूं की किस्म है। चना, चना की किस्म कौन सी है? तो दोस्तों चना की किस्म है वो C235 और H208 ये चना की किस्म है। कपास की किस्म है वो है दोस्तों देवीराज और देवी तेज, देवीराज और देवी तेज है ये कपास की किस्म है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, 3, 1,
2-4। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3-1-2-4। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, 3-1-2-4। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, बिरमानिया जैसलमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बिरमानिया जो जैसलमेर में पड़ता है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये रॉक फॉस्फेट के लिए डी, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गलत युग्म का चयन करना है, गलत युग्म का चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों चांदी रामपुरा अंगुचा में इसकी खान है, बिल्कुल सही बात है। तांबा की खान दोस्तों सलूम्बर में है, बिल्कुल सही है। टंगस्टन की खान दोस्तों डेगाना में है, बिल्कुल सही है। जिप्सम की खान है वो दोस्तों केसर देसर है, ये गलत हो जाएगा, ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों दो जिले हैं, नंबर 1 पे आता है बाड़मेर, नंबर 2 पे जैसलमेर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर जैसलमेर। यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए थारपारकर नस्ल के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु अच्छी नस्ल के सांड पैदा करने हेतु कौन सा फार्म स्थापित किया गया था? थारपारकर नस्ल के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु अच्छी नस्ल के सांड पैदा करने हेतु कौन सा फार्म स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा फार्म स्थापित किया गया था? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें बुल मदर फार्म, चांदनगांव जैसलमेर। बुल मदर फार्म चांदलगांव जैसलमेर में ये स्थापित किया गया था। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के निम्नलिखित जिलों से प्राप्त होता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के निम्नलिखित जिलों से प्राप्त होता है। तो कौन से जिलों से प्राप्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा ये गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों से प्राप्त होता है। ये नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गंगानगर एवं हनुमानगढ़। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है तो दोस्तों ये जोधपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना जोधपुर जिले में है, बी नंबर ऑप्शन सही। अब देखिए भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित अब अपन 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 21 नंबर का प्रश्न है, महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले? महाभारत काल के अवशेष है वो दोस्तों कहाँ पर मिले? तो ये मिले दोस्तों अलवर के निकट बैराठ व भरतपुर के निकट नोह में। तो ये उस समय दोस्तों अलवर के निकट था, लेकिन अब ये बैराठ है, इसको विराट नगर के नाम से जाना जाता है और ये जयपुर में, ठीक है। तो बैराठ और नोह में दोस्तों ये महाभारत काल के अवशेष है वो मिले हैं। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अलवर की जगह यहाँ पे जयपुर कर लेना। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया? बताइए किस प्रतिहार शासक के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो शासक था दोस्तों राजपाल। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, राजपाल, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, महाराणा प्रताप के संबंध में किसने लिखा कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य से पवित्र न हुई हो? बताइए ये कथन है वो दोस्तों किसका है? आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य से पवित्र न हुई हो। तो उसका नाम है दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल जेम्स टॉड। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन 1 और कथन 2 ये दे रखा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमीर को 16 युद्धों का विजेता माना जाता है, हमीर को 16 युद्धों का विजेता माना जाता है। 17वें युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वह मारा गया। हमीर को 16 युद्धों का विजेता माना जाता है,
17वें युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया। तो यहाँ पर ये कथन है वो बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए कथन सेकंड, हमीर की मृत्यु के बाद चौहानों की रणथंभौर शाखा समाप्त हो गई। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है मित्रों, सही है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों कथन सही है। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए, एक तरफ प्रशस्ति है तो दूसरी तरफ संबंधित शासक है। यहाँ पर देखिए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के शासक हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों महाराणा कुंभा। कौन है, महाराणा कुंभा। और जूनागढ़ प्रशस्ति के जो शासक हैं वो कौन है, तो वो है दोस्तों महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह ये जूनागढ़ प्रशस्ति से संबंधित शासक है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के जो शासक है वो है दोस्तों महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह है। और बिजोलिया शिलालेख के जो शासक हैं वो है दोस्तों चौहान वंश। ठीक है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। देखिए बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। ठीक है, तो ये चौहान वंश से संबंधित है बिजोलिया शिलालेख। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 2 4। 1 3 2 4 कौन से ऑप्शन में है मित्रों, तो यहाँ पर देखिए सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 3 2 4। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन 2 रियासतों पर त्याता टोपे ने कब्जा कर लिया था। किन 2 रियासतों पर त्याता टोपे ने कब्जा कर लिया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा व झालावाड़। बांसवाड़ा व झालावाड़, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, बांसवाड़ा व झालावाड़। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, तो ये कहा था दोस्तों बांसवाड़ा के मारावल चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के मारावल चंद्रवीर सिंह ने ऐसा कहा था। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को क्या करना है, चयन करना है। दोस्तों सूची फर्स्ट में यहाँ पे नृत्य दे रखे हैं और सूची सेकंड में यहाँ पर समुदाय दे रखे हैं, यानी कि जाति दे रखी है। देखिए रायन नृत्य ये कौन सी जाति का नृत्य है, तो दोस्तों ये ग्रासीय जनजाति का ये नृत्य है। द्विचक्रीय नृत्य ये दोस्तों भील जनजाति का ये नृत्य है, द्विचक्रीय नृत्य। और पणिहारी नृत्य है ये दोस्तों कौन सी जाति का नृत्य है, तो ये कालबेलिया जाति का नृत्य है दोस्तों, ये पणिहारी नृत्य है। और मालवीय नृत्य है ये दोस्तों कथोड़ी जनजाति का क्या है, नृत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 1 4 3। 2 1 4 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, 2 1 4 3। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म सही है ये पूछा गया है, यानी कि 1 सही है और 3 इसमें गलत है। यहाँ पर देखिए खड़ताल सुशीर वाद्य यंत्र गलत हो जाएगा। खड़ताल है वो दोस्तों घन वाद्य यंत्र है, क्या है, घन वाद्य यंत्र। रबाब तत्वाद्य यंत्र बिल्कुल सही बात है दोस्तों, रबाब है वो तत्वाद्य यंत्र है। बांकिया दोस्तों, बांकिया है ये सुशीर वाद्य यंत्र है, क्या है, सुशीर वाद्य यंत्र है। और डेरू, डेरू दोस्तों ये सुशीर वाद्य यंत्र दे रखा है, गलत हो जाएगा, ये अवनद वाद्य यंत्र है, क्या है, अवनद वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी किस जिले में है। बांसी दुगारी ये दोस्तों बूंदी में है, कहाँ पर है, बूंदी में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बूंदी में। 31 नंबर का प्रश्न है, मारवाड़ जोधपुर का कौन सा शासक है नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया और उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मंदिर महामंदिर का निर्माण करवाया। बताइए मारवाड़ जोधपुर का कौन सा शासक नाथ संप्रदाय का अनुयायी हो गया और उसने जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मंदिर महामंदिर का निर्माण करवाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह ने ही दोस्तों जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मंदिर महामंदिर का निर्माण करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे निसारदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था। रागमाला का जो चित्रण है ये दोस्तों अमर सिंह प्रथम के समय चित्रित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, मलिर प्रिंट का संबंध है।
मलिर प्रिंट का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये बाड़मेर से है मलिर प्रिंट का संबंध। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाड़मेर से। 34 नंबर का प्रश्न है, अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया ये दोस्तों बैसाख शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है, ये अक्षय तृतीया। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बैसाख शुक्ला तृतीया को। 35 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में असंगत है? कौन सा युग में असंगत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें सिर का आभूषण कौन सा है? सांकली, ये सिर का आभूषण है, बिल्कुल सही बात है। गले का आभूषण तिमनिया, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये गले का आभूषण है। कमर का आभूषण बंगड़ी, गलत हो जाएगा, बंगड़ी है ये दोस्तों हाथ का आभूषण है। किसका? हाथ का आभूषण है। और हाथों का आभूषण नौगरी है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, पुत्र जन्म पर आयोजित किया जाने वाला भोज कहलाता है। पुत्र जन्म पर आयोजित किया जाने वाला भोज है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो दसोटन कहलाता है। क्या कहलाता है? दसोटन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दसोटन। 37 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर किले में पत्थरों से जोड़कर बनाया घाघरा नुमा परकोटे का दूसरा नाम है। जैसलमेर किले में पत्थरों से जोड़कर बनाया घाघरा नुमा परकोटे का दूसरा नाम है, तो वो क्या नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है कमरकोट। क्या नाम है दोस्तों? कमरकोट बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर कमरकोट कर लेना, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? कमरकोट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कमरकोट। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? कौन सा कूट सुमेलित नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हरिभद्र लेखक की रचना है वो धूर्ताख्यान है, बिल्कुल सही बात है। उद्योधन सूरी की जो रचना है वो कुवलयमाला है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए, जिनेश्वर सूरी की रचना माधवानल काम कंदरला। तो ये दोस्तों ये माधवानल काम कंदरला है, ये अशोक सिंह, सॉरी शमशेर सिंह अशोक की रचना है। माधवानल काम कंदला है, ये शमशेर सिंह अशोक की रचना है, ये जिनेश्वर सूरी की नहीं है। पद्मनाभ की रचना दोस्तों कानड़ प्रबंध है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न है, लकड़ी पर यानी कि लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं। लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशी पर झांकी निकाली जाती है कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं दोस्तों बेबाण। क्या कहलाते हैं? बेबाण कहलाते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, तमाशा लोकनाट्य किसके शासनकाल में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? तमाशा लोकनाट्य किसके शासनकाल में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये दोस्तों प्रताप सिंह के समय ये सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था जयपुर में। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। अब अपन दोस्तों भाग 3 के अंदर राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है, तो बताइए कौन से अनुच्छेद में ये कर्तव्य निर्धारित है? तो ये अनुच्छेद 167 में ये कर्तव्य निर्धारित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की आयु होनी चाहिए। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की आयु होनी चाहिए, तो दोस्तों ये 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 25 वर्ष होनी चाहिए। 43 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य है। राजस्थान में उपनिवेशन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? तो वो है दोस्तों भूमि आवंटन करना। भूमि आवंटन करना ये राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें देखिए बूंदी, टोंक, झालावाड़, ये दोस्तों उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ नहीं आता। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य में राजस्व मामलों के शीर्ष न्यायालय एवं राजस्व प्रशासन के लिए प्रमुख नियामक राज्य मंडल की स्थापना कब की गई? बताइए, राजस्थान राज्य में राजस्व मामलों के शीर्ष न्यायालय एवं राजस्व प्रशासन के लिए प्रमुख नियामक
राज्यमंडल की स्थापना कब की गई? राज्यमंडल की जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई बताइए? ये की गई दोस्तों 1 नवंबर 1949 को। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अपन भाग 4 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। तो दोस्तों अब संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार माना जाता है। अनुच्छेद 300 क में इसको रखा गया है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्यपाल की सविवेक शक्तियां बताइए। राज्यपाल की सविवेक शक्तियां दोस्तों किसके द्वारा दी गई है? तो दोस्तों ये संविधान द्वारा दी गई है और परिस्थिति जन्य दी गई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें निजी स्वतंत्रता का आधार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, संविधान में 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? संविधान में 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मदों की संख्या है 18। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 18। 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संसद। ठीक है, संसद भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। किसको? संसद को। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ पे भाग 5 में अपन सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, तो दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों यूरिया। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यूरिया। 52 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो दोस्तों ये वॉटसन और क्रिक ने दिया। वॉटसन व क्रिक ने दिया डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 53 नंबर प्रश्न है, गोबर गैस बायोगैस में प्रमुख गैस है। गोबर गैस बायोगैस में प्रमुख गैस है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों आयरन कौन सी है? गोबर गैस बायोगैस में प्रमुख गैस है तो वो मेथेन है दोस्तों। कौन सी है? मेथेन। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मेथेन। मेथेन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, रासायनिक रूप से जंग है। तो दोस्तों रासायनिक रूप से जो जंग है वो है दोस्तों आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2.1/2H2O। ठीक है, ये है दोस्तों। यहाँ पर 1/2 टाइप नहीं हुआ डी नंबर वाले ऑप्शन में सही से। तो यहाँ पर 1/2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट है, हेमीहाइड्रेट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब अपन दोस्तों भाग 6 में राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान की झांकी को किस थीम पर तैयार किया गया? बताइए, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान की झांकी को किस थीम पर यानी कि किस थीम पर तैयार किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सोनो राजस्थान। सोनो राजस्थान थीम पर तैयार किया गया। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस स्थान पर जम्मू कश्मीर की डल झील जैसा नजारा दिखाई दिया? राजस्थान के किस स्थान पर जम्मू कश्मीर की डल झील जैसा नजारा दिखाई दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किशनगढ़ अजमेर में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने विट्रीफाइड फ्रोजन यानी कि भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से देश का पहला घोड़े का बच्चा पैदा किया। इसका नाम क्या रखा गया? बताइए, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने विट्रीफ्राइड यानी कि फ्रोजन
भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से देश के पहले घोड़े का बच्चा पैदा किया। इसका नाम रखा गया दोस्तों राजशीतल। क्या नाम रखा गया? राजशीतल नाम रखा गया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, प्रदेश के गृह विभाग द्वारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन संबंधी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अनुसार एएनटीएफ पुलिस स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? एएनटीएफ पुलिस स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों ये जयपुर में बनाया जाएगा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर में बनाया जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है, किस क्षेत्र में काम करने के उद्देश्य के साथ हैप्पीनेस फाउंडेशन और जयपुर रक्स इंस्टीट्यूट के साथ समझौता हुआ है? बताइए, किस क्षेत्र में काम करने के उद्देश्य के साथ हैप्पीनेस फाउंडेशन और जयपुर रक्स इंस्टीट्यूट के साथ समझौता हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें मानसिक स्वास्थ्य पोषण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य पोषण। भाग 7 में देखिए भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 61 नंबर का प्रश्न है वो देखिए दोस्तों, इसमें हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिजर्व बैंक इंडिया के 26वें गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संजय मल्होत्रा को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संजय मल्होत्रा को। 62 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में देश के किन 2 राज्यों को यूनेस्को द्वारा विश्व की वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है? हाल ही में देश के किन 2 राज्यों को यूनेस्को द्वारा विश्व की वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंदौर उदयपुर को। इंदौर उदयपुर को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किन व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो किन व्यक्तियों को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों देखिए, एक तो सीन काफ निजाम को, एक बैजनाथ जी महाराज को और एक बैतुल बेगम को, इन तीनों को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर जानकीलाल भांड और लक्ष्मण भट्ट तेलंग को नहीं किया गया 2025 में। तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। 64 नंबर का प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किलोग्राम श्रेणी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करके सही विकल्प का अपने को चयन करना है। दोस्तों 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 से संबंधित कथन दे रखे हैं, 2 कथन दे रखे हैं, कथन ए और कथन बी, ठीक है। और ये भारोत्तोलन स्पर्धा की 109 किलोग्राम श्रेणी से संबंधित ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कथन देखिए, राजस्थान के हरचरण सिंह ने कुल 387 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो दोस्तों ये जो 387 है वो इसमें गलत दे रखा है, 347 होगा दोस्तों। ये 347 किग्रा वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया, तो ये कथन है गलत हो जाएगा पहला। दूसरा देखिए, हरियाणा के मनीष ने कुल 347 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक प्राप्त किया, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। रजत पदक है वो मोहम्मद जमीर ने प्राप्त किया है दोस्तों, कुल 337 वजन उठाकर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये कथन है वो गलत दे रखा है, ये इन्होंने तो कांस्य पदक प्राप्त किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है? गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों असत्य है। 65 नंबर का प्रश्न है, 6 दिसंबर 2024 को भारत सरकार की कैबिनेट के निर्णय के अनुसार राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? बताइए, राजस्थान में कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे? तो दोस्तों 9 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए भाग 8 के अंदर दोस्तों कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो वो है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
अब देखिए आगे दोस्तों 67 नंबर का प्रश्न है, बुटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं। बुटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं तो दोस्तों ये किसमें, तो ये रोम में संग्रहित होते हैं दोस्तों। किसमें, रोम में संग्रहित होते हैं ये, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों केस मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करता है। दोस्तों केस मेमोरी है वो किन दोनों के बीच कार्य करता है, तो ये सीपीयू और रैम के बीच में कार्य करता है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, .docx फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था। .docx फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले परिचित किया गया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये MS वर्ड 2007 में, MS वर्ड 2007 में, तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, हैंडआउट प्रिंट करते समय कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। हैंडआउट प्रिंट करते समय कौन सा ऑप्शन नहीं होता, तो दोस्तों इसमें प्रति पेज 5 स्लाइड, प्रति पेज 5 स्लाइड। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है। देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा है, तो दोस्तों कौन सी संज्ञा है, तो इसमें जयचंदो। तो यहाँ पर ये जयचंदो है, ये जातिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है दोस्तों इसमें। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, या कल कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए कोई का मतलब अनिश्चयवाचक है, इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों अनिश्चयवाची और मध्यम पुरुष सर्वनाम का इसमें प्रयोग हुआ है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, तो ये गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है। बताइए, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है, तो दोस्तों तब संयुक्त क्रिया कहलाती है दोस्तों वो। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर का प्रश्न है, वह शब्द जो न संस्कृत हो न संस्कृत का अपभ्रंश हो बल्कि किसी प्रदेश में लोगों की बोलचाल से उत्पन्न हो गया है कहलाता है। वह शब्द जो न संस्कृत हो न संस्कृत का अपभ्रंश हो बल्कि किसी प्रदेश में लोगों की बोलचाल से उत्पन्न हो गया है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो दोस्तों देशज शब्द कहलाता है। वो क्या कहलाता है, देशज शब्द। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में से अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। बताइए, अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है वो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। देखिए अत्युक्ति, इसके अंदर भी अति उपसर्ग है, अतियु में भी, अतीन्द्र में, अतिथि, अतिथि के अंदर दोस्तों यहाँ पर अति उपसर्ग है वो नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 77 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। कार प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है बताइए, तो यहाँ पर बेकार, ठीक है, इसमें कार प्रत्यय नहीं लगा हुआ, इसमें बे उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। बाकी सभी के अंदर कार प्रत्यय लगा हुआ है, कला प्लस कार, कुंभ प्लस कार, तक्ष प्लस कार, ठीक है, तो यहाँ पर बे उपसर्ग है। आगे देखिए निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है तो वो कौन सा नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसमें बंधुत्व है। बंधुत्व है वो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। बाकी चचेरा है, भांजा है, ससुराल है, ये तद्धित प्रत्यय है संबंधवाचक, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मित्रों यहाँ पर
किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? परस्पर विलोम शब्द कौन से में नहीं है? तो यहाँ पर देखिए एक में ही नहीं है परस्पर विलोम शब्द। तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, निषिद्ध का विहित होता है, मृषण का रुक्ष होता है, श्रांत का कलांत दे रखा है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। श्रांत का जो विलोम होता है वो होता है दोस्तों, श्रांत का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है, क्या होता है? थका हुआ। और दोस्तों इसका विलोम हो जाएगा स्फूर्तिवान, स्फूर्तिवान होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें ये गलत हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, गई प्लस अक। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, इसमें अयादी संधि का प्रयोग हुआ है। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत हुआ? किस शब्द का संधि विच्छेद गलत हुआ? तो यहाँ पर देखिए, दुस्तर, तो दूहे प्लस ये जो स है वो नहीं आता, दूहे प्लस तर होता है ये, ठीक है, दूहे प्लस तर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों यहाँ पर। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? बताइए किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें कौन सा बताइए? तो देखिए, सदोपदेश और निष्कपटी। तो दोस्तों यहाँ पर सदो उपदेश नहीं होता, सदुपयोग होता है दोस्तों, ठीक है, सदु लगता है दोस्तों इसमें, सदु ये वाला, ठीक है, सदो नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इसमें गलत दे रखे हैं ये शब्द। आगे देखिए, निष्कपटी नहीं होता, निष्कपट होता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 83 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसमें, देखिए, क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है? तो ये क्या है? शुद्ध वाक्य है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 84 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें व्योम नभ अंबर, व्योम नभ अंबर, ये परस्पर पर्यायवाची है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 85 नंबर प्रश्न है, सही स्थानापन्न शब्द नहीं है, सही स्थानापन्न शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें एक सही नहीं है, बाकी इसमें सारी सही है। आकाश में असंख्य तारों का पुंज है वो नियारिका कहलाता है। जड़ से नष्ट करने की क्रिया उन्मूलन कहलाती है। और जो आज तक से संबंधित है आधुनिक, ये गलत हो जाएगा। जो आज तक से संबंधित है आधुनिक नहीं होता दोस्तों, उसको बोलते हैं अद्यतन, अद्यतन बोलते हैं उसे, ठीक है, अद्यतन, आधुनिक नहीं बोलते। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप, तो प्रहसन, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है, उंगलियों पर नाच नचाना मुहावरे का अर्थबोधक वाक्य है, तो वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें शीला अपने पति से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवाती है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? तो यहाँ पर इसमें देखिए, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी कि कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है। कृष्ण व्यक्ति यानी कि कृपण व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी भूखा ही रहता है, ये लोकोक्ति सही नहीं है दोस्तों। यानी कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी कि बड़े काम के लिए दोस्तों विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। तो ये अपना अर्थ है वो इसमें गलत दे रखा है, बाकी इसमें सारे सही है। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यानी कि बनावटी परहेज, भाई गुड़ भी मीठा होता है, गुलगुलों में भी मीठा होता है, ठीक है, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए, क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बहुत समय पहले हुई हो तो कौन सा काल बन जाता है? तो कौन सा काल बन जाता है मित्रों? राइट आंसर हो जाएगा इसमें, अब जिसमें पूर्ण भूतकाल बन जाता है, इसमें पूर्ण भूतकाल बन जाता है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है? तो वो है दोस्तों प्रशासन, क्या है? प्रशासन, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न है, सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? सामान्य सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? तो इसमें दोस्तों महोदय या महोदय शब्द का प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
अब अपन दोस्तों इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न पढ़ेंगे। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आइडेंटिफाई द टेंस इन आई हैव लिव्ड 20 ईयर्स इन लखनऊ। बताइए कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, ये कौन से टेंस का सेंटेंस है वो अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखिए हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इसमें प्रयोग हुआ है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, इन द सेंटेंस गिवन बिलो चेंज इनटू द पैसिव वॉइस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें देखिए हैज समबडी डन ऑल द वर्क, हैज समबडी डन ऑल द वर्क। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, तो इसका बनेगा हैज ऑल द वर्क बीन डन बाय समबडी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो इसमें देखिए रूबी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर रेक्स 1000 द नेक्स्ट ईयर। रूबी रिक्वेस्टेड, तो रूबी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर रेक्स 1000 द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें रूबी सेड टू मी प्लीज लैंड मी रेक्स 1000 टुमारो। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। द नेक्स्ट डे का क्या हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा, और रिक्वेस्टेड का सेड टू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर इरिगेट द फील्ड्स एंड द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो यहाँ पर देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें वाक्य में इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर इफ का प्रयोग होगा शुरू में, तो इफ यू इरिगेट द फील्ड्स द क्रॉप्स विल ग्रो फास्ट। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 95 नंबर का प्रश्न है, वी मस्ट स्टे हेयर नाउ, चेंज इनटू नेगेटिव। इसका नेगेटिव बनाना है, इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा, तो दोस्तों पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए नोट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वी नीडंट स्टे हेयर नाउ। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए 106 से 110 प्रश्न तक अपने को खालिस्तान भरना है। यहाँ पर देखिए पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट, पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए सम पर्सन्स आएगा, इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सम पर्सन्स। नेक्स्ट आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है, इज देयर टी इन द पुट, इज देयर टी इन द पुट। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एनी का प्रयोग होगा, एनी टी इन द पोट। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 98 नंबर का प्रश्न है, इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट आगे देखिए, आई बॉट दिस शर्ट रेक्स 200। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फोर आएगा, 4x200, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 100 नंबर का प्रश्न है, ही टू कोलकाता यस्टरडे, ही टू कोलकाता यस्टरडे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ही वेंट टू कोलकाता यस्टरडे, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, ये सेंटेंस सही है। 102 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी खालिस्तान बनना है, ए मूवमेंट गोविंद ब्रस्ट टीयर्स। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें इनटू टीयर्स हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 103 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अपने को हिंदी अर्थ दे रखा है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करें। तो दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा,
तो इसका हो जाएगा दोस्तों स्मोकिंग इज नॉट गुड इन पब्लिक। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें देखिए वर्ल्ड्स टैलेस्ट बिल्डिंग इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भारत में। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पर 105 नंबर का प्रश्न है, शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। शीघ्र संपादित करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो वो है दोस्तों यहाँ पर एक्सपेडिट क्या है, एक्सपेडिटेड। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। अब दोस्तों आगे अपन भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 106 से 120 तक। देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, 2/3, 4/9 और 5/6 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा? बताइए लघुत्तम समापवर्त्य है वो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके अंदर लघु देखिए इसका अगर अपन निकालेंगे तो इसमें कैसे निकालेंगे? तो अंश का लघुत्तम समापवर्त्य और हर का दोस्तों महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यहाँ पर है दोस्तों अंश कितना है? 2, 4 और 5। ठीक है, इसका अपन क्या करेंगे? लय निकालेंगे। तो लय निकालेंगे तो दोस्तों 2, इस 2 का भाग दिया तो इसमें 1 बार गया, इसमें 2 बार गया और इसमें 5 गया, फिर इसमें 2 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 और 5 20। तो दोस्तों इसका एलसीएम आ गया ऊपर वाले का अंश का 20 और हर का दोस्तों मैसा पे कितना आएगा? 3, 6, 9 का मैसा पे कितना होगा दोस्तों? 3। तो यहाँ पर 20/3, 20/3 कौन से ऑप्शन में? 2 नंबर के में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? पहली 12 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो 12 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है दोस्तों? देखिए पहली यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 15 में तो भाग जाता है 3 का, 17, 19, 23, 29, 31 और 37। ठीक है, इन सभी को जोड़ना है, इनको सभी को जोड़ के 12 का भाग देना है। तो दोस्तों इन सभी का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 197 आ जाएगा। और 197 में 12 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 16 सही 5/2, 16 सही 5/2, तो सॉरी 16 सही 5/12। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है, जब किसी वस्तु को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य 24 है। 30% की छूट होने पर उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन के अनुसार आप कर लीजिए, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए 80% है वो कितना है? 24 है। तो 100% कितना होगा? 70% विक्रय मूल्य। तो दोस्तों यहाँ पर 24/80 इंटू 70, 30% की छूट भी यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर 30% की छूट पर दोस्तों 21 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि वस्तु का मूल्य कितना, यानी कि अंकित मूल्य कितना है? 30 रुपए। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, 100% निकालना है आपको तो यहाँ पर है दोस्तों 24/80 इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 30 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 21। आगे देखिए एक कुर्सी 3000 रुपए में खरीदी गई तथा 6% की हानि से बेची गई। कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीधा सा है दोस्तों 94/100 इंटू 3000 कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 2820 आ जाएगा। या दोस्तों आप सीधा भी 3000 का 6% वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिर माइनस कर देना। तो यहाँ पर इसमें 2820 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 110 नंबर प्रश्न, एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। दोस्तों एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए तो ए का अंक है। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए। दोस्तों अब देखिए
बी के अंक बराबर सी के अंक प्लस 400 का 5%। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बी का अंक निकालना है, तो यहाँ पर 300 प्लस 400 का 5% कितना होता है 20। तो ये 20 कितने हो जाएंगे 320। ये तो हो जाएगा दोस्तों बी के अंक। ठीक है। अब दोस्तों ए का अंक निकालना है, तो ए का अंक निकालेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि बी ने सॉरी ए ने बी से 10% अंक है वो अधिक प्राप्त किए। तो 320 तो बी ने प्राप्त किए। ठीक है। और 400 का दोस्तों 10% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 40 है, तो कितना हो जाएगा 360। यानी कि दोस्तों ए ने तो अंक प्राप्त किए 360, बी ने करे हैं 320 और सी ने करे हैं 300 अंक प्राप्त 400 में से। तो यहाँ क्या पूछा है, तो ए के अंक है, ए के अंक 360 है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपए में 5 किग्रा चीनी अतिरिक्त खरीदी जा सकती है। तदनुसार कीमत में कमी से पहले चीनी की कीमत प्रति किग्रा क्या थी। दोस्तों ऑप्शन के अनुसार आप उठा के कर लीजिए, आपको मैं डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, 30 रुपए प्रति किग्रा थी चीनी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 112 नंबर का प्रश्न है, साधारण ब्याज की दर क्या है जबकि 13,000 का 3 सही 1/2 वर्ष के लिए ब्याज 6,370 है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा ब्याज बटे मूलधन बराबर समय इंटू दर। ब्याज कितना है दोस्तों 6,370 बटे मूलधन कितना है 13,000। ठीक है। बराबर दोस्तों दर इंटू दर कितनी है, दर दर तो निकालनी है। ठीक है। दर इंटू दोस्तों 3 से 1/2 को अपन 3 दूनी 6 और 1 7 7/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दर इंटू 7/2 इंटू दोस्तों 100। ठीक है। बस इसको काटना है, इसको आप काटोगे तो दोस्तों आपके पास में आंसर निकल कर आ जाएगा 14%। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर सुरेश 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धन उधार लेकर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए वापस लगाता है, तो उसे ब्याज 1,000 अधिक प्राप्त होता है, तो वह धन था। सुरेश 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कुछ धन उधार लेकर 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए वापस लगाता है, तो उसे ब्याज 1,000 अधिक प्राप्त होता है, तो वह धन था। तो वह धन है वो कौन सा था दोस्तों। यहाँ पर देखिए सीधा सा दर है वो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 दे रखी है। ठीक है। तो यहाँ पर वही अपार वाले अभी जो अपन ने किया था वही करना है, ब्याज बटे मूलधन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 100 बटे मूलधन, तो मैं यहाँ पे मूलधन को दोस्तों मैं लिख देता हूँ। ठीक है। बराबर दोस्तों यहाँ पर देखिए R1 माइनस R2, तो यहाँ पर 12 माइनस 8 12 माइनस 8 इंटू समय 5/100। बस इसको काटना है, इसको काटोगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए 4 पंजे 20। ठीक है। 12 में से 4 8 गए तो कितने बचे 4, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 20। ठीक है। तो 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा 20। तो दोस्तों मूलधन अपन यहाँ पे देखिए 1,000 अधिक प्राप्त होता है, सॉरी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा कटेगा नहीं। ठीक है। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000, तो 10,000 बटे 20 कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा 5,000। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, 2400 रुपए पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा दोस्तों, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 2400 प्लस 2400 ब्रैकेट 1 प्लस दर कितनी है 20/100, समय कितना है 2। बस काट लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 2400 इंटू 36/25, तो यहाँ पर 3456, तो इसमें वो आ जाएगा 3456 क्या आ जाएगा मिश्र धन आ जाएगा। और उसमें से दोस्तों अपने को ये मूलधन है वो माइनस करना है, तो 3456 में से 2400 हो गए तो कितने बचे 1056, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 3 अंकों का योग 136 है,
यदि प्रथम व द्वितीय अंकों का अनुपात 2:3 है और द्वितीय तथा तृतीय अंकों का अनुपात 5:3 है तो द्वितीय अंक है, सीधा सा है, इनका अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात आप निकाल सकते हैं। इसमें देखिए 2:3 और ये हो जाएगा दोस्तों 5:3। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 ती 15 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर 10:15:9 ये आपके पास में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 10, 15 और 9 आ जाएगा। ये तो क्या आ गया, अनुपात आ गया। और अनुपातों का योग कितना हो जाएगा, 10 और 15 25, 25 और 9 कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 34। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या करना है, द्वितीय अंक, द्वितीय का अनुपात कितना है 15। तो यहाँ पे 15 बटे अनुपातों का योग कितना हो गया 34 इंटू दोस्तों क्या करना है 136। बस इसको काट लीजिए, इसको काटोगे तो दोस्तों ये 4 बार गया। ठीक है, तो 15 चौके 60। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 116 नंबर का प्रश्न, 3 साझेदार सुरेश, दिनेश व रमेश किसी व्यापार में मिलकर 3,75,000 पर निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में व्यापार में हुए लाभों में से उन्हें 52,000, 65,000 और 78,000 प्राप्त होते हैं तो सुरेश द्वारा निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले 52,000, 65,000 और 78,000 का अनुपात निकाल लीजिए। तो दोस्तों अनुपात निकलेगा इनका 4:5:6। ठीक है, तो कुल राशि दोस्तों यहाँ पर 3,75,000 दे रखी है। तो यहाँ पर सुरेश द्वारा निवेश की गई धनराशि अपने को निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों 4 और 5 कितने हो जाएंगे, 4 और 6 10 और 5 15, अनुपातों का योग कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर किसका निकालना है, सुरेश का। सुरेश का अनुपात कितना है 4। तो यहाँ पर 4/15 इंटू 3,75,000। बस इसको काट लीजिए, इसको काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1 लाख। 1 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही। 117 नंबर प्रश्न है, ए, बी तथा सी ने एक व्यापार क्रम से 5:6:8 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तथा वे जितने समय तक व्यापार में रहे उसमें 3:2:5 का अनुपात था। उन्होंने किस अनुपात में पूंजी निवेश की, उन्होंने किस अनुपात में पूंजी निवेश की। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5, 6 और 8 अनुपात में लाभ प्राप्त किया और व्यापार में दोस्तों उसमें 3:2:5 के अनुपात में था। तो यहाँ पे अनुपात है वो 2 दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि दोस्तों अपने इसको ऐसे लिखते हैं 5/3, 6/2 और 8/5 है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये तो इससे कट गया, 2 से कट रहा है तो यहाँ पे कितना 3, यानी कि दोस्तों 5/3 अनुपात है 3:8/5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, इनका अनुपात निकालना है तो 25 25 अनुपात है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 × 3 = 24, तो ये 24 है। और यहाँ पर बीच में क्या आएगा दोस्तों 8, देखिए 3 और 3 3 तिया 9, 9 इंटू 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पे 25:45:24 ये अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 5 आदमी या 9 औरत एक कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताइए कि 3 आदमी और 6 औरत उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बताइए। तो दोस्तों 5 आदमी या 9 औरतें किसी कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताइए कि 3 आदमी और 6 औरतें एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 9 और 6 औरतें देख लीजिए, 9 और 6 कितने हो गए 15। तो यहाँ पे 19 इंटू 15 बटे आदमी कितने हैं 5 और 3 8। ठीक है, यहाँ पे 3 आदमी और 9 औरत एक साथ कार्य करें तो कितने हो जाएंगे 9 + 10। ठीक है, तो बस इसको काटना है। तो यहाँ पे 19 इंटू 15 बटे 19, इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा 15। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है।
वह उस आदमी को कितने सेकंड में पार कर लेगी जो कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस दिशा से उल्टी दिशा में भाग रहा है जिसमें रेलगाड़ी जा रही है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, रेलगाड़ी की गति की दिशा से विपरीत दिशा में आदमी भाग रहा है, तो सापेक्ष चाल बराबर 60 + 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 66। तो दोस्तों सीधा सा है, रेलगाड़ी द्वारा आदमी को पार करने में जो समय लगा है वो है रेलगाड़ी की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई भाग सापेक्ष चाल। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 220 बटे 66 इंटू 5/18। ठीक है, तो दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं, 220 इंटू 18 बटे 66 इंटू 5। बस इसको काट लीजिए, 12 सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे एक बार ग्राफ है वो दे रखा है। एक निश्चित कंपनी के 6 भिन्न भिन्न विभागों में ABCD में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दी गई है। इस आरेख का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर देखिए, यदि इन कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपए है तो वेतन प्रति कंपनी का व्यय लाख रुपए में कितना होगा? लाख रुपए में कितना होगा? दोस्तों यहाँ पे देखिए, कंपनी के सभी विभाग में कर्मचारियों की संख्या है वो दोस्तों यहाँ पर देखिए 25, 6, 10, 5, 15, 3, यानी कि 25 और 10 35, 35 और 15 50, 50 और 5 55, 55 और 6 61, 61 और 3 64। तो कंपनी में दोस्तों कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? 64। ठीक है, तो एक कर्मचारी का औसत वेतन 8,000 रुपए, तो 8,000 इंटू 64 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए लाख रुपए में दे रखा है, तो 64 इंटू आप 8,000 कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा कितना दोस्तों? 5,12,000। तो 5,12,000 को 5.12 ये अपन लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लाख रुपए में 5.12 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।